विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जंतुओं में जनन या आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे जनन की विधियों के बारे में। जनन कितने प्रकार के से हो सकते हैं, उनकी विधियां क्या हैं, अलग अलग प्राणियों में या अगर हम कहें अलग अलग जीवों में जनन किस प्रकार होता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें अपना सेशन स्टार्ट करना है, इसलिए हम अपना अब बुक खोलते हैं। चलिए खोलते हैं अपनी बुक। बच्चों, हम लोग आज से जैसा अभी मैंने आपको बताया था नया एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जंतुओं में जनन। तो अगर हम जनन की क्रिया को देखें तो ये भी एक ऐसी क्रिया है जो एक जीव है उनके लिए एक आवश्यक होती है। जैसे हम लोगों ने अपने पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि पाचन क्रिया शरीर के अंदर होती है, जिससे हमारा जो हम भोजन लेते हैं उसका पूरा पाचन होता है, और जब पाचन होता है उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और वो उस ऊर्जा के की सहायता से ही हम विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं। इसके साथ हम लोगों ने परिसंचरण की भी बात करी थी, मीन्स हम लोगों ने सर्कुलेशन की भी बात करी थी कि किस प्रकार जो रुधिर है, जो हमारा ब्लड है, वो पूरे हमारे शरीर में घूमता है और उस रुधिर के घूमने से क्या होता है, वो जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं हमारे शरीर के अंदर, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, चाहे हम भोज्य पदार्थ की बात करें, चाहे हम हार्मोन्स की बात करें, ये सब हमें जो विभिन्न अंगों में जो हमारे पहुंचते हैं वो हमारा परिसंचरण क्रिया के द्वारा ही एक ये पॉसिबल हो पाता है। सर्कुलेशन की ही सहायता से जब ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं वो विभिन्न जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उन तक पहुंचते हैं। इसके साथ हम लोगों ने पहले एक और बात करी थी श्वसन क्रिया की, रेस्पिरेशन की। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन क्रिया होती है, उसमें क्या होता है, हमारा एक सांस लेने की प्रक्रिया चलती है, जिसमें हम जब एक अंदर सांस लेते हैं तो हमारी जो लंग्स होती हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, वो उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब हम वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई होती है वो हम शरीर से बाहर निकालते हैं। और ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और आप जानते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है, याद है आपको? बिल्कुल ठीक, कि ऑक्सीजन ही जो हमारा ग्लूकोज, जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है, ऑक्सीजन की उससे के साथ क्रिया होती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ऊर्जा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तो हम वो उसका हम यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट की तरह होती है जिसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि शरीर में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी वो हमारे शरीर के लिए नुकसान वाला रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसा अभी हमने बात करी है कि पाचन मीन्स डाइजेशन की क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, परिसंचरण सर्कुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, श्वसन रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो हमने बात करी है, ये जितने प्रकार के ये जो हमारी क्रियाएं, हमारे जो प्रक्रम हमारे जो शरीर में चल रहे होते हैं, ये प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये आप मार्क कर लीजिए, ये शरीर की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। मीन्स अगर हम कहें तो हमारा जो एक जीवन चल रहा है, वो अगर ये क्रियाएं चल रही है तभी हमारा जीवन चल रहा है। इनमें से कोई भी क्रिया अगर बाधित हो जा रही है, कोई क्रिया किसी कारण रुक जा रही है, तो हमारे जीवन के लिए एक हानि होती है। और इसीलिए क्या होता है कि हमारे जब इनमें कोई ये जो प्रोसेस चल रहे होते हैं, इसमें जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हम कहते हैं कि एक प्रकार का हमारे शरीर में कोई एक रोग हो गया है, कोई एक हमारे शरीर में एक क्या कहते हैं, एक हमें कोई एक बीमारी लग गई है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि किस प्रकार ये हमारे जो विभिन्न शरीर में क्रियाएं चल रही हैं, ये एक हमारी उत्तरजीविता के लिए एक आवश्यक होती हैं। अब हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, जनन क्रिया। तो ये हम लोग जनन क्रिया पौधों के में पढ़ चुके हैं, और ये जो पौधों में जनन के प्रक्रम के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, उससे हमें ये एक चीज पता चली थी कि इसी कारण
एक पौधा हम अगर देखते हैं वो हमें सालों तक को हमें वो पौधे मिलते हैं, कि हमारे वर्षों पहले जो एक हमारे जो एक इस धरती पर कोई फसल हुई, कोई पौधे हुए, क्योंकि उनमें जनन प्रक्रिया चल रही है तो वो हमें आज तक प्राप्त हो रहे हैं। अगर जनन प्रक्रिया नहीं होगी तो वो जो एक स्पीशीज है, वो जो एक आपका पौधा है या कोई आपका जंतु है, वो फिर एक बार वो जब तक उनका जीवन है तब तक हमें वो देखने को मिलेंगे, उसके बाद हमें वैसे जीव देखने को नहीं मिलेंगे। तो जनन जात जो होती है वो जातीय स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो ये जो जनन प्रक्रिया है ये हम कोई एक जो कॉन्टिन्यूएशन, एक निरंतरता जो एक चलती रहती है, मीन्स जो हमें वर्षों पहले जो हमारे सामने जो जीव थे, जो हमारे सामने जंतु थे, जो हमारे सामने पेड़ पौधे थे, वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तभी तो होता है कि हमारे अगर गुलाब का पेड़ है, हम उसकी कटिंग लगाते चले जाते हैं तो हमें एक नहीं बहुत से गुलाब मिलते हैं। इसी प्रकार आप देख ले, हमारी जो फसल हो रही है वो कैसे हो रही है, कि हम क्यों बीज बोते हैं, क्योंकि हमें वैसे ही फल मिले, वैसे ही हमें सब्जियां मिले। अगर हम आम की गुठली को नहीं गाड़ेंगे तो नया आम का पेड़ कैसे बनेगा, है या नहीं है? तो हम इस प्रकार क्या होता है, जो उनकी कॉन्टिन्यूएशन है उसको हम उसको एक मेंटेन करने के लिए जनन प्रक्रिया जो होती है वो एक बहुत आवश्यक होती है। तो जैसा आपको अभी जस्ट पहले मैंने अभी यही बताया था कि यदि जीव में प्रजनन क्रिया नहीं हो, जनन प्रक्रिया नहीं हो, तो क्या आज हमें वो जीव देखने को मिलेंगे? नहीं। आज अगर हम देखते हैं कि अगर कोई एक आप कोई भी ले ले, अगर हम शेर का ही एक एग्जांपल ले ले, अगर शेर में जनन प्रक्रिया नहीं चलेगी तो कुछ वर्षों बाद क्या होगा, हमें कोई भी शेर नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी जनन प्रक्रिया नहीं हो रही, उनके जैसे और जीव इस धरती पर नहीं आ रहे, तो वो खत्म होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो जीवों में जनन का विशेष महत्व होता है। और ये जो जनन का विशेष महत्व होता है वो क्यों होता है? क्योंकि ये एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना में को वो एक सुरक्षित रखते हैं, उसको एक कंट्रोल में रखते हैं, और इस प्रकार वो स्पीशीज हमें कहें हमें वर्षों तक आने वाले समय तक देखने को मिलेगी। तो जनन प्रक्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जनन प्रक्रिया नहीं होती तो हमें वो सारे जीव जो हम अगर हम कहें हमारे जो बुजुर्ग बताते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते, है ना? तो ये एक है कि जनन प्रक्रिया एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक निरंतरता है, जो कॉन्टिन्यूएशन बना हुआ है, हर हर समय हमें वो जीव देखने को मिल रहे हैं, वो इसी कारण मिल रहे हैं क्योंकि उनमें प्रजनन क्रिया, उनमें जनन में क्रिया चल रही है। तो आपने जैसे पहले अपनी कक्षाओं में पौधों में जनन प्रक्रिया के बारे में हमने बात करी थी, और और हमने ये देखा था कैसे जो फूल होता है उसमें मेल पार्ट्स होते हैं, उसमें फीमेल पार्ट्स होते हैं, कैसे उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, नया बीज बनता है, और इस प्रकार जो बीज वो बनता है वो जब फिर मिट्टी में जाता है तो वैसा एक पौधा बन जाता है। इसके साथ साथ हमने और भी प्रक्रिया देखी थी जिनको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिनमें हम जैसे गुलाब का एग्जाम्पल है कि सिर्फ तना काट के अगर हम लगा दें तो हमें वैसा ही गुलाब का पेड़ देखने को मिल सकता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्रीपर्स होते हैं, क्या होता है उनकी जो वो पतले स्टेम्स होते हैं वो जमीन में फैलते चले जाते हैं, उनमें रूट्स निकलना आने लग जाती हैं, और वो जो रूट्स जड़ जब एक अपनी पकड़ बना लेती हैं तो वो नया पौधा बन जाता है। तो हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जनन प्रक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने पौधों के जनन के बारे में बात करी थी। जो जनन की विधियां हैं इसका अगर हम देखें तो जैसा आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? देखा है ना? आपने बिल्ली के बच्चों को भी देखा होगा, कुत्ते के बच्चों को भी देखा होगा, बंदर के बच्चों को भी देखा होगा। और हम अगर हम देखें तो हम सोशल मीडिया पे हम विभिन्न प्राणी हैं जो जंगलों में रहते हैं, हम वैसे नहीं देख पाते हैं उनको, उनके भी छोटे छोटे शिशुओं को हमने देखा है।
तो यहाँ पे आपको ये एक देखिए, ये एक टेबल दे रखी है और इसमें उन्होंने कहा है कि उनके बच्चे को क्या बोलते हैं। तो हर किसी का जो एक शिशु रूप होता है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। जैसे मुर्गी के जो बच्चा होगा, जो संतति होगी, उसको हम चूजा कहते हैं। मनुष्य के जो संतति है उसको हम शिशु कहते हैं। और बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको टेबल अपनी स्लाइड खोल के आपको बताऊंगी। लेकिन इससे हम देखते हैं कि जो उनका जो शिशु रूप होता है उनको हमने कोई एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है। तो जो विभिन्न जंतुओं के बच्चों को जन्म होते हुए भी देखा आपने होगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि जो चूजा है या जो आपका इल्ली कैटरपिलर है किस प्रकार जन्म लेते हैं? अब आप देखिए, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि चूजा और कैटरपिलर, तो ये जो कैटरपिलर है ये किसका है? कैटरपिलर ये हमें हमें जो वैसे बटरफ्लाईज होती हैं, जो सिल्क मोथ होता है, उसमें हमें ये कैटरपिलर स्टेज देखने को मिलती है। लेकिन हम देखें तो ये जो हमारा, अगर हम जैसे आप चूजा, चूजा किसका बच्चा है? मुर्गी का, है ना? तो मुर्गी कैसे देती है? मुर्गी अंडे देती है ना? मुर्गी अंडे देती है और अंडों में से चूजे निकलते हैं और वो बड़े होकर फिर से मुर्गा मुर्गी बन जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम जैसे इल्ली कैटरपिलर की बात करें तो ये भी क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है वो एग्स बन देता है, अंडे देता है, उसमें से वो निकलते हैं। और फिर हम बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार का होता है? बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का बच्चा, क्या वो भी अंडे देते हैं? नहीं, वो अंडे नहीं देते। वो अपने जैसे जीव ही प्रोड्यूस करते हैं। तो हम यहीं पे हम देख रहे हैं, जो नया जो एक जन क्रिया चल रही है, तो कहीं वो अंडों के द्वारा चल रही है, कहीं पूरे जीव ऐसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जन से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वे अब दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा आप बिल्ली के बच्चे को देखकर एकदम पहचान जाएंगे ये बिल्ली का बच्चा है। कुत्ते के बच्चे को देखकर एकदम पहचान जाएंगे कुत्ते का बच्चा है। लेकिन अगर हम जैसे बात करें, जब हम कैटरपिलर स्टेज की बात करते हैं, तो आपने सिल्क वॉर्म का जो रेशमी कीड़ा है उसकी लाइफ साइकिल पढ़ी थी? तो क्या था, वो जो सिल्क वॉर्म है और जो कैटरपिलर है वो हमें एक डिफरेंट दिखाई देता है। तो उसमें एक मेटामॉर्फोसिस की क्रिया चलती है, उसके बाद वो जो एक एडल्ट फॉर्म है उसमें आता है। और इस प्रकार हम देखेंगे मेढक में भी ऐसे ही होता है। तो ये हम देखते हैं कि कुछ, अब एक और चीज हमें देखने को मिल रही है कि जो जनन प्रक्रिया चल रही है, तो सबसे पहले हमने देखा कुछ अंडे देते हैं, कुछ डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। उसके बाद भी हम अंडे वाली कैटेगरी में देख रहे हैं, कुछ अंडों जैसे चूजा है, वो अंडे में से जब निकलता है हम पहचान जाते हैं मुर्गी का बच्चा है। लेकिन अगर हम मेढक की बात करें, वो उसमें भी वो अंडे देता है, लेकिन अंडे से जो उसके छोटे फॉर्म्स निकलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी उसकी भी पिक्चर। तो उसमें वो हम देखते हैं कि वो हम अगर हम उसको देखेंगे तो हमें पहचान, अगर हमें नॉलेज नहीं है उस चीज की, तो हमें पहचानना मुश्किल हो जाएगा किसका बच्चा है, क्योंकि वो जो मैच्योर जीव है उससे बिल्कुल वो भिन्न होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनमें डेवलपमेंट होता है तब वो एक एडल्ट फॉर्म में आते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो हम अपने जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलेंगे इसको और डिटेल में समझते जाएंगे। तो हम ये भी एक चीज देखते हैं कि जैसे पौधों में हमने देखा था कि जंतुओं में, सॉरी, पौधों में हमने देखा था कि लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। तो पौधों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो ये हमें ये जो जंतुओं में भी हमें ये दोनों विधियां देखने को मिलती हैं। तो ये जो सारणी है इसको मैं अब आपको अपनी टेबल की हेल्प से दिखाती हूँ। तो वो टेबल पर चलने से पहले आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जनन क्रिया की आवश्यकता, जनन किसी जाति स्पीशीज की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। यह हमने बुक में भी मार्क करा था, आप चाहें तो ये अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, ये जो हम सारणी की बात कर रहे थे, मनुष्य में जो है संतति का नाम शिशु है, बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको हम बिलौटा बोलते हैं, कुत्ते के बच्चे को हम पिल्ला बोलते हैं,
तितली का जो उसका जो यंग रूप है उसको हम इल्ली या कैटरपिलर बोलते हैं। मुर्गी की जो संतति है उसको हम चूजा बोलते हैं। गाय का जो संतति है उसको हम बछड़ा बोलते हैं। याद है आपको? हाँ, बछड़ा, गाय का बछड़ा, है ना? जब वो बड़ा हो जाता है तब हम उसको गाय बोलते हैं। मेढक का जो उसका जो संतति है वो टैडपोल होता है। और जो टेडपोल है वो अगर हम मेढक से देखें वो बहुत डिफरेंट दिखाई देता है, लेकिन फिर जब उसके अंदर एक मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है तब वो एक एडल्ट मेढक के रूप में बदलता है। मेढक का भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको हमें जब टाइम आगे होगा हम आपको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं जो आज का हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है, वो देखा है जनन की दो प्रकार की विधियां होती है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसका एक हमने आइडिया लिया, और हमने ये भी देखा कि जो कोई भी जीव है उसका जो एक यंग रूप है, जो उसका बच्चा है, उसको हम एक स्पेसिफिक नाम से पुकारते हैं। जैसे गाय का बच्चे को हम बछड़ा कहेंगे, मुर्गी के बच्चे को हम चूजा बोलेंगे। ये नाम भी हमें जरूर याद रखने चाहिए, तो ये नाम आप याद रखें। अगले सेशन में हम जनन क्रिया के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।